हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर शुरू करते हैं 23 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर। तो हमारा सबसे पहला करंट अफेयर है दोस्तों, जैसे कि आप लोग न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जी हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने कहा है कि जुडिशरी है वो आर्टिकल 142 को एज ए न्यूक्लियर मिसाइल यूज़ करती है ना। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, आर्टिकल 142 है क्या, है ना, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, आर्टिकल 142 जो है एक स्पेशल पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को। मान लो कोई ऐसा मैटर आया है जिसके बारे में मेंशन नहीं है संविधान में, या फिर कहीं कुछ चीज़ें फंस रही हो जहाँ पे न्याय देना बहुत जरूरी हो, तो वैसे केस में ये इस एक्सट्रीम पावर का यूज़ कर सकती है ना, तो टू टेक डिसीजन इन केसेस नॉट क्लियरली मेंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जस्टिस को देने के लिए, ठीक है। उसके बाद कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो कि हमारे जो तीनों ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, उसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि आर्टिकल 50 जो हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें ये कहा जाता है कि स्टेट शुड सेपरेट जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से पब्लिक सर्विसेज में दोनों को अलग अलग ही ट्रीट करें, है ना। डिफ्रेंशिएशन हो, सेपरेशन हो, कोई किसी काम में अड़ंगा नाट का है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 121 क्या कहता है, ये कहता है कि सिर्फ इम्पीचमेंट का प्रोसेस छोड़ दो, ठीक है। तो जो जजेस होते हैं, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट है, उनके बारे में आप लोग पार्लियामेंट में कोई भी डिस्कशन उनके बिहेवियर पे नहीं किया जा सकता है ना, सिर्फ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग को छोड़ के, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 211 क्या कहता है, ये कहता है दोस्तों कि देयर शुड बी नो डिस्कशन इन स्टेट लेजिस्लेचर, जो राज्य की कार्यपालिका में विधानसभाएं है ना, विधानसभा या परिषद है, वहाँ पे भी जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के बारे में या उनके बिहेवियर के बारे में डिस्कशन नहीं हो सकता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 361, ये क्या कहता है, ये कहता है दोस्तों जो हमारे प्रेसिडेंट जी हैं और गवर्नर्स हैं, उनके खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान अगर वो टेन्योर में है, करंट में है ना, वो करंट में फॉर्मर नहीं बोल रहा हूँ, करंट जो हो अगर है, तो उनके खिलाफ जुडिशियल प्रोसीडिंग भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इसमें जान लेते हैं कि ऑर्गन्स है कौन से। जैसे डेमोक्रेसी में किसी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एक लेजिस्लेचर होता है जो कानून बनाता है, इसमें कौन कौन आता है, एक प्रेसिडेंट जी आते हैं, पार्लियामेंट आता है, ठीक है, ये कानून बनाते हैं। उसके बाद आगे आपका एग्जीक्यूटिव जो कानून को लागू कराते हैं, जैसे प्रेसिडेंट जी हो गए, है ना, इसमें प्रेसिडेंट भी होता है कि इनके साइन की जरूरत होती है लास्ट में कानून को पारित करने के लिए, है ना। उसके बाद PM हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए, ठीक है। उसके बाद थर्ड आ जाता है आपका जुडिशरी, तीनों अलग है, किसी काम में नहीं अड़ंगा। जुडिशरी का क्या काम है, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉस करती है, जैसे न्याय करना, है ना, ये काम इनका हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया सेकंड करंट अफेयर। सेकंड करंट अफेयर क्या कहता है, डेजर्ट फ्लैग 10, ये 10 ये 10th एडिशन क्या है दोस्तों, ये एक मल्टीनेशनल एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज है, 10 कंट्रीज के बीच में होता है, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है ना। और ये हमेशा UAE में ही होता है, क्योंकि UAE ही करवाता है इसको, ठीक है। उसके बाद थर्ड करंट अफेयर है, जैसे कि अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट जी हैं वो अभी इंडिया के दौरे पे आए हुए हैं, तो थोड़ा सा हम लोग उनके बारे में उनके नहीं इंडिया US के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, है ना। जैसे 1947 जैसे हमारा प्यारा भारत महान आज़ाद हुआ था ना, तो इंडिया गेन इंडिपेंडेंस और अडॉप्ट नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी, किसी के साथ अलाइन करने वाली पॉलिसी नहीं थी, किसी के साथ भी हम लोग अलाइन नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1971 में जैसे कि जो US था, पाकिस्तान को सपोर्ट करा था इंडिया पाकिस्तान वार में ना, उस दौरान में इंडिया सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की गई, ठीक है। उसके बाद 1974 में अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने पोखरण फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसकी वजह से US ने सैंक्शन डाल दिए थे इंडिया पे, ठीक है। फिर 1991 में इंडिया ने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को खोल दिया बाहर के लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म LPG नहीं बता, उसको खोल दिया, जिसकी वजह से क्या हो, US इंडिया टाइज बिगिन टू इम्प्रूव, ठीक है। अगर मार्केट मिल रहा है US को, तो फिर वो टाइज करेगा ही ना। उसके बाद 2008 देखेंगे आप, तो 2008 में क्या हुआ था कि इंडिया US सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ था हमारे PM मनमोहन सिंह जी के द्वारा, ठीक है। बहुत बड़ी बात थी ये, पर ये न्यूक्लियर बम के लिए नहीं है, सिविल पर्पज़ के लिए, यूज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद 2016 है ना, इसमें क्या हुआ था, अमेरिका ने इंडिया को डेजिग्नेट किया एज ए मेजर डिफेंस पार्टनर, ठीक है, समझ गए ना। उसके बाद 2020 में बेका है, बेका का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, ये समझ लीजिए जैसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना किसी के प्लेस के बारे में, लोकेशन के बारे में, तो ये जानकारी जो है और उसके अलावा जो जैसे जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस हो गया या अदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो, जिसके द्वारा मिलिट्री कॉपरेशन भी बढ़ता है ना, ये सब देने में अमेरिका पीछे नहीं हटेगा, वो देगा, ये इस एग्रीमेंट के थ्रू है, एक दूसरे को देंगे, इंडिया भी देगा, है ना। उसके बाद आता है दोस्तों इंडिया US ट्रस्ट इनिशिएटिव। ये क्या है दोस्तों, जो क्रिटिकल मिनरल्स है, क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो किसी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, हाँ, वही क्रिटिकल मिनरल्स जिसकी कमी हो और काफ़ी ज़रूरी भी हो, है ना। और ये इनिशिएटिव इसलिए है ताकि क्रिटिकल मिनरल्स और फार्मास्यूटिकल्स का जो सप्लाई चेन है ना, उसको और मजबूत किया जाए दोनों के बीच में, है ना। और ट्रस्ट का फुल फॉर्म है दोस्तों ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ, इसी साल स्टार्ट हुआ, Feb 2025 में, ठीक है। टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन चाइना, और बाकी जो सेक्टर है उनको ग्रोथ के लिए भी है, ठीक है। और उसके बाद कुछ देख लीजिए एक्सरसाइजेज होते हैं इंडिया में। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्या होता है, टाइगर ट्रम्प में। टाइगर ट्रम्प जान लीजिए दोस्तों, इन दोनों देशों में होता तो जरूर है, पर तीनों सर्विसेज इन्वॉल्व होती है, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों इन्वॉल्व होती है इसमें, ठीक है। उसके अलावा मालाबार एक्सरसाइज नवल हो गया, युद्ध अभ्यास हो गया आपका, युद्ध आप समझ लीजिए आर्मी हो गया, कोप इंडिया हो गया, एयरफोर्स, ठीक है। उसके बाद एक मिशन 500 इनिशिएटिव भी है, इसका ये मकसद ये है कि 2030 तक इंडिया और US के जो ट्रेड है उसको $500 बिलियन तक पहुँचाया जाए 2030 तक। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, मिशन 500 पूछ सकते हैं क्या है।
उसके बाद इंडिया और यूएसए में मतलब स्पेस कॉपरेशन भी होता है, जैसे इसरो और नासा के द्वारा अर्थ ऑपरेशन ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट निसार है ना, ये निसार यही अर्थ ऑब्जर्वेशन, ये भी दोनों साथ में ही बनाए हैं ना। उसके फोर्थ करंट अफेयर आप देख लीजिए, ऑस्कर 2028। इसमें क्या नया है, इसमें क्या है कि एक नया अवार्ड को इंक्लूड किया गया है, न्यू अवार्ड कैटेगरी, ठीक है। ये क्या है, बेस्ट स्टंट डिजाइन, जो स्टंट करते हैं, जो डिजाइनर होते हैं स्टंट की, मतलब फिल्म जो होते हैं उसके लिए अलग से अवार्ड डाला गया है, बेस्ट स्टंट डिजाइन। और 24 पहले थे, मतलब 2026 में एक और हुआ है, मतलब जो 2026 में होगा उसमें एक कैटेगरी और इन्वॉल्व की, मतलब इंक्लूड की जाएगी, उसको मिला के टोटल 25 कैटेगरी हो जाएंगे 2028 के ऑस्कर में, ठीक है। और 2026 में जो ऑस्कर होगा उसमें 98 था, और ये 100 सेरेमनी होगी 2028 में, है ना। और 98 सेरेमनी में एक अवार्ड और जुड़ेगा, उसका नाम है अचीवमेंट इन कास्टिंग, ठीक है। और इसको एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। न्यू अवार्ड कैटेगरी यही है, अचीवमेंट इन कास्टिंग। टोटल कितने, पहले 23 थे और एक और जुड़ जाएगा तो 24 हो जाएंगे, और वही 2028 में 24 होंगे और एक और जुड़ जाएगा तो 25 हो जाएंगे, टोटल 25 हो जाएंगे, ठीक है, 2028 में। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं एकेडमी अवार्ड्स क्या होता है। इसको ऑस्कर भी कहा जाता है दोस्तों। ये मतलब फिल्म इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ा अवार्ड मान लीजिए, बेस्ट परफॉर्मेंस को दिया था, और हर साल दिया जाता है। इसे पहली बार 1929 में दिया गया था, ठीक है। उसके बाद किसके द्वारा दिया था, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज। ऑस्कर ट्रॉफी के बारे में जान लीजिए, जैसे छोटे छोटे एग्जाम जो होते हैं या फिर वनडे एग्जाम होते हैं ना, उसमें ये काफ़ी पूछ लीजिए। जैसे ऑस्कर ट्रॉफी जो है 24 कैरेट गोल्ड की बनी होती है, पूरा जो मतलब स्टैचू है ये पूरा गोल्ड स्टैचू होता है। इसकी हाइट जो होती है 13.5 इंच की होती है, और इसका वजन जो होता है 4 kg का होता है दोस्तों। और ये किसके ऊपर बैठा है, मतलब खड़ा है, ये एक फिल्म रील है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिफ्थ करंट अफेयर आ जाता है आपका दोस्तों, स्टील प्रोडक्शन, ठीक है। स्टील प्रोडक्शन में आप ग्लोबली जान लीजिए, चाइना नंबर 1 है भाई साहब, इंडिया सेकंड नंबर पे है। ये एक्चुअली क्या कुछ डाटा मतलब न्यूज़ में ये आया है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप जान लीजिए कि स्टील प्रोडक्शन में इंडिया की पोजीशन सेकंड है। और स्टेट वाइज देखेंगे तो उड़ीसा नंबर 1 पे है, झारखंड सेकंड पे है, छत्तीसगढ़ थर्ड पे है। और एक अवार्ड दिया जाता है मेटलर्जिस्ट, मतलब जो भी मतलब इस स्टील या फिर आयरन के फील्ड में है ना, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा। उसके बाद सिक्स करंट अफेयर है, एक बुल्स आई गैलेक्सी, ध्यान रखना, हो सके तो यूपीएससी या पीसीएस के एग्जाम में एलईडी 13 424 करके पूछ लिया है क्या, तो बुल्स आई गैलेक्सी है। इसमें यूनिक क्या है दोस्तों ना, आमतौर पे जो गैलेक्सीज होती हैं, जो रिंग वाली गैलेक्सीज होती है, उनके 1 से 3 ही गैलेक्सी मतलब रिंग्स होते हैं, पर इसमें 9 है, ये इसको यूनिक बनाता है। ये थोड़ा दोस्त तो ध्यान रखना, क्या पता पूछ लेना एग्जाम में। उसके बाद सेवंथ करंट अफेयर आपका आ गया है, मिनस्क्यूल पेसमेकर। ये भी मतलब अमेरिका ने ही बनाया है, यूएसए नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने। इसका खास बात क्या है, ये जो मतलब चावल का दाना होता है ना, उससे भी छोटा है, स्मॉलर देन ग्रेन ऑफ राइस। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा, और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, ये उन मटेरियल से बना है जो कि अपने आप ही बॉडी में डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, मतलब निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसके लिए ज़्यादा काम आएगा, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें इतनी बड़ी सर्जरी कैसी होगी, अगर मतलब दिल का कोई दिक्कत है तो, विद कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज, और पेशेंट जो रिकवरी हो रही हो, जिनकी कार्डियक सर्जरी हुई हो, है ना। सेल्फ पावरिंग मैकेनिज्म, मतलब अलग से इसमें बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है, जो अंदर बॉडी के फ्लूइड है ना उसी से मतलब ये बना लेगा मतलब पावर, ठीक है। क्यों, जैसे मतलब केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नो एक्सटर्नल बैटरी रिक्वायर्ड, वायर भी कोई नहीं जरूरत, ठीक है। उसके बाद 8वां करंट अफेयर आ जाता है दोस्तों, जैसे कि मतलब न्यूज़ में चल रहा है कि चाइना ने क्या किया है, इसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे, है ना। तो हम लोग के लिए क्या जरूरत है इसमें, मतलब क्या लगाया है ना, मेन क्या है कि हमको ये जानना चाहिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं। अब जैसे देखेंगे, ये चाइना जो है कंट्रोल करता है 80 से 85% ऑफ ग्लोबल मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट्स रिफाइनिंग कैपेसिटीज़ के पास है, ठीक है, इसीलिए ज़्यादा मतलब ये उतर आ रहा है। उसके बाद अब हम लोग बस ये जान लेते हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या है। दीज आर ए ग्रुप ऑफ 17 केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स, ठीक है, 17, जिसमें से 15 जो है लेंथेनाइट्स हो गए, ये अलग से टेबल बनता है ना पीरियोडिक टेबल में लेंथेनाइट्स का, और प्लस कैनेडियम एंड इट्रियम, यही 17 है, ठीक है। दीज आर नॉट रेयर, मतलब ये जान लीजिए ये रेयर इन टर्म्स ऑफ एबंडेंस नहीं है, मिलते तो हैं ये, ठीक है, पर इनको निकालने की जो टेक्निक होती है, रिफाइन करने की टेक्निक होती है, वो सबके पास नहीं है ना, तो इसीलिए मतलब ज़्यादा मतलब चाइना कर रहा है इस चीज़ को, है ना। दीज आर नॉट रेयर इन टर्म्स ऑफ एबंडेंस, बट दे आर डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट एंड रिफाइन ड्यू टू कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इन्वायरमेंटल चैलेंज, सबसे मेन ये है इन्वायरमेंटल चैलेंज, ठीक है। उसको क्लासिफिकेशन इनको 2 तरह से क्लासीफाई किया, जैसे लाइट वाला हो गया, एक हैवी वाला, लाइट में लेंथेनम हो गया, सीरियम हो गया, इसी तरह का हैवी में हो गया आपका डिस्प्रोसियम हो गया, टर्बियम हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट्स का मतलब स्टेटस इंडिया की तरफ देख लेते हैं, तो इंडिया के पास जो है ग्लोबली जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स रिजर्व है उसका 6% इंडिया के पास है। मेनली जो है इसमें आप देखेंगे 6% में तो मोनाजाइट सैंड्स है, जो कि मतलब आप ईस्टर्न कोस्ट जो है ना, जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु, उड़ीसा में काफ़ी ज़्यादा है ना, इनके ईस्टर्न कोस्ट में मिलता है। एक्सट्रैक्शन जो है मतलब हैवी वाला का कम होता है, मोस्टली जो लिमिटेड है वो मतलब जो लाइट है ना रेयर अर्थ एलिमेंट, उन्हीं का एक्सट्रैक्शन होता है थ्रू IREL, ये है इंडियन रेयर अर्थ एलिमेंट, इसके द्वारा, ठीक है। और RES क्लासीफाइड मतलब हमारे जो क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट है ना, उसी में REE को भी क्लासीफाई किया गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है दोस्तों 9th करंट अफेयर। अभी क्या है, अभी हाल फिलहाल में पोप फ्रांसिस हैं, एक मतलब जिनका देहांत हो गया है। ये मतलब पोप एक उपाधि है ना, ये सबसे बड़ा मतलब जो हेड होते हैं, मतलब जितने भी कैथोलिक चर्च है ना इस दुनिया में, उसके हेड जो है वो पोप होते हैं, ठीक है। और पोप जो होते हैं हेड किसके होते हैं, वेटिकन सिटी के रूलर होते हैं, ठीक है। एक तरह से जो वेटिकन सिटी का रूलर होगा वो पोप होगा, और जो पोप होगा वो सारे कैथोलिक चर्चिस का हेड होगा, ठीक है। और फर्स्ट पोप कौन था, सेंट पीटर थे, इनको माना जाता है ईसा मसीह जो थे, जीसस क्राइस्ट के पहले शिष्य थे ये, है ना। उसके बाद वेटिकन सिटी आप जान लीजिए ये दुनिया की सबसे छोटी कंट्री है, और कैपिटल्स की वेटिकन सिटी ही है, करेंसी आपका यूरो है, और हेड जो है पॉप, जो कि ऑलवेज पॉप ही होते हैं, ठीक है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पास कौन सा है,
ये है आपका उमलिंग ला पास। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी खोल दिया गया है, कुछ समय के लिए बंद था ना, तो अभी इसको खोल दिया गया, लद्दाख में है। अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में, इसको दोस्तों ये है ना, आप लोग देखिएगा जरूर मैप में, है ना, इससे क्या याद रह जाएगा। मैं बस आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। जैसे जम्मू कश्मीर में बनिहाल पास हो गया है ना, पीर पंजाल रेंज में है, पीर पंजाल पास हो गया, पीर पंजाल रेंज में ही हो गया, जोजिला पास हो गया, ये तीनों जम्मू कश्मीर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जास्कर रेंज में। हिमाचल प्रदेश में आपको बारालाचाला पास है, जो कि जास्कर रेंज में पड़ेगा। रोहतांग पास है, जो कि पीर पंजाल रेंज में पड़ेगा। शिप की ला पास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पे पड़ेगा। ये सुनने से आपको समझ रहा होगा कहाँ है ना। उत्तराखंड में क्या है, आपका ये है लिपलू लेक पास हो गया। ये ट्राई जंक्शन है दोस्तों, जैसे इंडिया, चाइना और नेपाल के ट्राई जंक्शन पे ही है लिपलू लेक पास, ठीक है। उसके बाद आता है कि मना पास, ये कहाँ पे, इंडो तिब्बत बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में 2 इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दिहांग पास हो गया, ईस्टर्न हिमालय में दीपहू पास हो गया, वो इंडो म्यांमार चाइना ट्राई जंक्शन पे, ठीक है। और राजस्थान में कौन सा है, हल्दीघाट पास है, कहाँ पे, ये अरावली रेंज में मिलता है, ठीक है। उसके बाद सिक्किम में आपका जेलेपला पास है, ठीक है, नाथुला पास भी है, और ये कहाँ है आपका, इंडिया चाइना बॉर्डर पे। उसके बाद 11th करंट अफेयर आपका है 15th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग, ये कहाँ हुआ है, ब्राजील में हुआ है, ठीक है। ये ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर, तो हमारे मतलब जो यूनियन के हैं, मतलब शिवराज सिंह चौहान जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वो गए थे अटेंड करने, तो ये ब्राजील में हुआ है, ठीक है। समिट भी हुआ है 2025 का, पर वो समिट जो है वो 17वां है। ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर की मीटिंग 15वीं है, ठीक है। अब इसमें क्या किया उन्होंने, एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, मतलब ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप ट्रीटी, मान लीजिए, जो लैंड डिग्रेडेशन है, डिजर्टिफिकेशन जो हो रहे हैं, सॉइल फर्टिलिटी लॉस जो हो रहा है, इनको काउंटर करने के लिए इस चीज़ को स्टार्ट किया गया, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स जो है 4 कंट्रीज ने, 4 जो कंट्री है उन्होंने मिलकर स्टार्ट किया था 2009 में। वो 4 क्या थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया और ब्रिक्स। जैसे इनका नाम है वैसे इनका ये भी है, ब्रिक। फिर जब 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। उसके बाद बाकी बाद में भी जुड़े हैं रिसेंटली, जैसे इजिप्ट हो गया, इथियोपिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ईरान हो गया, साउथ अरेबिया हो गया, यूएई, ये सब मिलकर कितने हो गए, 11, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 12th करंट अफेयर आपका आता है कलाइग्नर काविनई थिट्टम स्कीम। ये दोस्तों एक तरह से पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो सेंटर पे थी ना, उसी के जैसा है, पर उसमें क्या है कि मतलब 18 साल के से मतलब एलिजिबिलिटी है, इसमें 35 साल कर दिया है। इसमें बोला कि ये समय होता पढ़ाई लिखाई करें, बाकी 35 साल वालों को इसमें एलिजिबल किया है, ठीक है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तमिलनाडु के द्वारा, ठीक है। किसके नाम पे रखा गया है, तो जो इनके पुराने मतलब सीएम थे करुणानिधि के नाम पे, करुणानिधि के नाम पे रखा गया है, ठीक है। मतलब पीएम विश्वकर्मा की तरह ही है, जो कि मतलब 17 सितंबर 2023 में आई थी। इसमें 5 साल के लिए रखा गया है, 2023-24 से 2027-28 तक, और जिसकी आयु 18 साल से ज़्यादा या उसके बराबर हो, ठीक है। पर ये वाली जो है ये 35 साल के लिए है, जिसकी एज 35 साल कम से कम हो, है ना। और इसमें क्या दिया जाएगा, 50,000 से 3 लाख का लोन विद सब्सिडी दिया जाएगा, ठीक है। और पीएम विश्वकर्मा स्कीम में कोलेटरल फ्री, मतलब बिना किसी गारंटी के भी लोन दिया जाता है, ठीक है। और इसमें कितने बड़े वर्क इंक्लूड किए गए हैं, 25 तरह के कामों को इंक्लूड किया, मतलब जो पारंपरिक कारीगर हैं उनके लिए, ठीक है। उसके बाद 13 करंट अफेयर आपका जाता है महिला संवाद कैंपेन। ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, बिहार में लॉन्च किया गया है। किस लिए, मतलब जो वुमेन्स है बिहार की, उनको जितने भी गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स उनके बारे में बताया जा सके और उनकी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुँचाया जा सके, ठीक है। अब बिहार में जैसे कि अभी देख लीजिए लेजिस्लेटिव मतलब विधान परिषद के मतलब होने वाले हैं ना, विधानसभा के इलेक्शन भी, तो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन भी तो होने वाले, तो इसमें हम लोग को पता होना चाहिए बिहार के बारे में, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स कितनी है, 243 है, 243 बिहार में, ये ध्यान रखिएगा, अभी होने वाले हैं। और ये लोकसभा सीट्स कितनी है, 40 है, वही काउंसिल की 75 है, राज्यसभा की 16 है, ठीक है। और उसके बाद आप ये ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद वॉइस ऑफ किन्नौर एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, जिसको स्टार्ट किया इंडियन आर्मी ने, और कहाँ पे स्टार्ट किया है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है दोस्तों। ये आज के करंट अफेयर थे। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।